प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम, सुप्रभात। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, 2 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन को पढ़ चुके हैं, जिनका आत्म परिचय हमने देखा, समझा, सुना। उसके बाद बिहारी कवि आलोक धनवा के द्वारा रचित पतंग कविता को हम पढ़ चुके हैं। अब एक नेक्स्ट यानी अगले काव्य रचनाकार कुंवर नारायण को हम पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध कवि, एक ऐसा सशक्त कवि जो परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आप में से कईयों को शायद पता होगा, कई मैंने बता दिया था कक्षा में कि भारतीय साहित्य में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। और जब वो किसी को प्राप्त हो चुका है, इसका मतलब उस कवि के बारे में परिचय देना बेकार है। प्रसिद्ध कवि है। जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था उत्तर प्रदेश में। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसमें आप देखिए, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये तो इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये समीक्षात्मक है जिसमें सही और गलत का लेखा जोखा किया जाता है। मेरे साक्षात्कार यानी इन्होंने जो इंटरव्यू दिए हैं उनका भी एक संग्रह है, एक सामान्य रचना है। जो पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद का पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना। आगे देखिए, न जाने कब से बंद एक दिन, न जाने कब से बंद एक दिन, इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यानी विचारों से संबंधित बातें लिखी है। न जाने कब से बंद एक दिन, इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, यानी जो विचार कभी शुरू ही नहीं हुए थे या जो बंद पड़े थे, अचानक घर के बंद दरवाजे की तरह खुला, जैसे गर्दन से ढकी, गर्द से, गर्दन नहीं गर्द यानी धूल से ढकी एक पुरानी किताब। तो कवि का अभिप्राय यह है कि जो विचार बंद पड़े हैं, जो साधारण जो बातचीत नहीं हो पा रही है लोगों में, वो होनी चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने मतों को, अपने विचारों को कहने का अधिकार होना चाहिए। आगे लिखता है, गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले, यानी जो धुंध है वो पड़नी नहीं चाहिए, बर्फ़ जमनी नहीं चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख लिखे, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के अलावा संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। यानी उन्होंने दिखावा नहीं किया, दिखावापन उन्हें पसंद नहीं है। परिष्कृत और साफ सुथरी रचना का वो निर्माण करते हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले
उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। यानी कवि कौन होता है? कवि वह होता है जो अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से संसार के जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने का प्रयास करता है अपने काव्य के माध्यम से। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रसन्नाकुलता और उनकी कविता के इसलिए संशय, संभ्रम और प्रसन्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। ठीक है ना, यानी मूल स्वभाव है उनकी कविता का ये। अब हम बात करते हैं, अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है कि कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं, नगरीय सभ्यता के संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर, यानी उन्होंने ज़्यादा लंबी कविताएं नहीं लिखी हैं, और लिखी भी हैं तो वो ऐसे रूप में लिखी हैं ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों की समस्याओं को वैचारिक रूप में प्रस्तुत किया है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी तरह व्यंजकता में सामने आता है। व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह, ऊहापोह का मतलब क्या होता है? ऊहापोह जो शब्द है इसका मतलब है असमंजस की स्थिति। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में ऐसा मन, ऐसा व्यक्ति जिसने सुख और दुख देखे हैं, जो लोगों के सुख दुख से चिंतित है। ठीक है ना। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता का नाम है कविता के बहाने, और इसे किससे लिया गया है? इसको लिया गया है इन दिनों काव्य संग्रह से। ठीक है ना। आज का समय कविता के वजूद कहते हैं अस्तित्व को लेकर आशंकित है, यानी आज कविता का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। आप देखिए, यांत्रिकता कहते हैं बनावटीपन, कृत्रिमता, यानी आज जो ये सोशल मीडिया का ज़माना जो आ गया है, इसमें जो प्रिंट मीडिया है, पुस्तकें, अखबार हैं, वो खतरे में है। आज आप देखिए, पहले जिस रामायण, रामलीला, कृष्ण लीला को लोग दिखाने के लिए आते थे, अब लोग उनको कहाँ महत्व देते हैं, कहाँ हो रही हैं। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अब पहले लोग पत्र अपने जैसे परिवार में कोई किसी को पत्र लिखता है, उसका ज़्यादा बोलबाला था, वो भी समाप्त हो गया है। कविता वगैरह को प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, वीडियो देखते हैं। आजकल आप देखते हो विभिन्न प्रकार के डांस शो चलने लग गए। ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनका मानना है कि कविता का अस्तित्व कम नहीं होगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावना को टटोलने का अवसर देती है। इसमें क्या बताया गया है कि कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। और कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, यानी फूल खिलेगा तो उसका परिणाम भी निकलेगा, यानी एक दिन उसको मुरझाना है। चिड़िया उड़ेगी तो उसका भी एक परिणाम सामने आएगा, परिणति होगी, क्या उसे एक दिन अपने गंतव्य पर बैठना ही है। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। उनके मन में किसी प्रकार का राग, द्वेष, जाति पाति की कोई भावना नहीं होती, ऊंच नीच की भावना नहीं होती। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं, यानी सहायक हैं, सामग्री के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों न। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अगले कविता की तरफ बढ़ते हैं। कविता के बहाने, आप इसे समझिए।
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कवि क्या कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों को पसार करके दूर आसमान में उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कविता भी कवि के विचार रूपी पंख लगा करके आसमान में उड़ती है। आप सुनिए, समझिए कि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों को फैला करके दूर आसमान में उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कविता भी कवि के विचारों के पंख लगा करके आसमान में उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो जिस प्रकार चिड़िया एक घर से दूसरे घर में, बाहर भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दूर आसमान में उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने विचारों के माध्यम से कविता के द्वारा आसमान में उड़ता है। लेकिन कविता की उड़ान की तुलना भला चिड़िया से किस प्रकार की जा सकती है? क्यों? कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। क्योंकि जिस कविता जो है, कवि के विचार रूपी पंखों को फैला करके जब उड़ती है, तो उसके माने यानी उसके बदले में चिड़िया से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? उसका जवाब उसने ये दिया है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है और वो एक दिन अपने गंतव्य पे जा कर के रुक जाती है, जबकि जो कविता है वो देश काल और परिस्थिति को प्रभावित करती हुई, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का मिलान करती हुई आगे बढ़ती रहती है। ठीक है ना? इसलिए चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान की तुलना नहीं की जा सकती। दूसरा उसने पद किसका लिया है? फूलों का लिया है, कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो कवि दूसरी तुलना कर रहा है फूलों से कविता की, कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने कवि कर्म से कविता को खिलाता है, विकसित करता है, तैयार करता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता के खिलने की तुलना भला फूल से कैसे की जा सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी जो फूल है उसकी खुशबू आंगन से बाहर भीतर और एक घर से दूसरे घर तक आसानी से जा सकती है, लेकिन फूल की परिणति निश्चित है, अर्थात वो मुरझा जाते हैं। तो बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, अर्थात कविता फूलों की तरह खुशबू भी देती है, लेकिन वो मुरझाती नहीं है, समाप्त नहीं होती है। कविता का आनंद दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। उसे व्यक्ति जितना पढ़ता है वो उसमें उतना ही निखार आता हुआ चला जाता है। इसलिए हम फूलों से कविता की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही फूल खिल कर के एक घर से दूसरे घर में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपनी खुशबू को बिखेरते हैं, लेकिन शाम होते होते उनकी परिणति मुरझाने के लिए हो जाती है। आगे क्या कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अंत में उसने क्या किया है कि कविता एक खेल है, किसके समान? बच्चों के समान। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपने विचारों से, अपने भावों से कविता का निर्माण करके खेलता रहता है। बाहर भीतर एक यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में ऊंच नीच, जात पात, हानि लाभ, सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह नहीं करते हैं, और एक घर से दूसरे घर में आसानी से आ और जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी एक देश से दूसरे देश में आसानी से पढ़ी और समझी जाती है। यानी हमारी जो रामचरितमानस है, हमारी जो महाभारत या अपन यूँ कहें कि भागवत गीता है, उसको अपने भारत के अलावा अन्य देशों में भी समझा और पढ़ा जाता है। बाइबल को वहाँ दूसरे देशों में भी पढ़ा जाता है, अपने यहाँ भी पढ़ा जाता है।
वहाँ के जो शेक्सपियर कवि हैं उसको अपने यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है, अपने तुलसीदास को विदेशों में भी फॉलो किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस प्रकार बच्चे जो हैं वो देश काल और संस्कृति को, दो परिवारों को मिलाने का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी दो संस्कृतियों को, दो परिवारों को, विचारों को मिलाने का कार्य करती है। इसलिए सब घरों को एक कर देने के माने जो है वो बच्चा ही जानता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी जो है बच्चों के समान ही परिवारों में, समाज में, संस्कृति में एक रूपता लाने का प्रयास करती है। ठीक है ना। तो ये आपकी एक पहली कविता रही। बात सीधी थी कविता को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप अपना जो होमवर्क है, अपने जो नोट्स हैं बराबर बनाते चलिए ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए, और अपना अध्ययन जो है सभी विषयों का सुचारू रूप से करते रहें। ठीक है।